हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज रिचा और आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम है, कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ये हमारा सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। और इसका यूनिट वन से हमने तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में आने के ज्यादातर चांसेस हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग एजुकेशन इन इंडिया। तो पहले तो हम व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है बेसिक प्रिंसिपल्स, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जो है किस तरीके से बनी है, क्या उसका स्ट्रक्चर है और क्या काम है गवर्नमेंट के। और साथ ही साथ हमें राइट्स और ड्यूटीज के बारे में भी बताता है सिटीजन्स के, कि जो इंडिया के सिटीजन्स है उनके क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज है। It serves as the supreme law of land, providing framework of governance and ensuring protection of individual rights. ये गवर्नेंस का एक फ्रेमवर्क देता है कि गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए और जितने भी सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है और गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। मतलब तीन तरीके की गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। इन तीनों के क्या काम है, क्या फंक्शंस है, किस तरीके से गवर्नमेंट चलाई जाती है। साथ ही जो सिटीजन्स है उनके राइट्स एंड ड्यूटीज को बताता है, ठीक है। लॉ किस तरीके से बनाया जाए, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, गवर्नेंस, और किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1950 में अडॉप्ट किया गया था, 1950 में। इज द सुप्रीम लॉ, इसको सबसे ऊपर माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे देश में, दैट गवर्न्स द कंट्री। और ये ही इसी के आधार पे हमारी पूरी कंट्री जो है वो चलती है। इसमें कुछ प्रोविजंस हैं एजुकेशन को लेके। तो पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, उसमें भी हमें राइट टू एजुकेशन मिला हुआ है। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, 6 फंडामेंटल हमारे राइट्स हैं, तो उसमें राइट टू एजुकेशन भी हमें मिला हुआ है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो पार्ट 4 में आता है उसमें भी हमारे एजुकेशन को लेके कुछ राइट्स हमें मिले। तो आगे जो हमारा क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एजुकेशन के रिगार्डिंग कौन कौन से हमें संविधान ने दिए हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। तो सबसे पहले है हमारा फंडामेंटल राइट्स। देखिए, तो फंडामेंटल राइट में हमें मिला है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू इंक्लूड आर्टिकल 21A। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था आर्टिकल 20A इंक्लूड करने के लिए, उसमें जो गारंटी देता है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। मतलब 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं अपने देश के, उनको अधिकार है फ्री में शिक्षा प्राप्त करने का, ठीक है। ये कौन कहता है? हमारा संविधान कहता है कि भाई 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं सबको फ्री में कंपल्सरी एजुकेशन का अधिकार है, ठीक है। और नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। और हमारा जो फंडामेंटल राइट वाला, राइट टू इक्वालिटी वाला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 15, ये कहता है कि एजुकेशन में किसी भी आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15 रोकता है, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी रंग के हो, किसी भी जेंडर के हो, ठीक है, कहीं भी पैदा हुए हो, आपको एजुकेशन में कहीं पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा आपके साथ, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फंडेड और रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, चाहे कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो वो आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकती है, चाहे वो स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है, या फिर फंड किया गया हो। उसके बाद आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इसमें देखते हैं हमें हमारे एजुकेशन को लेके क्या क्या राइट्स मिले हैं। चलिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4।
प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, आर्टिकल 45 हमारा कहता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। आर्टिकल 45 बताता है कि स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट एज 14। सेम वही चीज जो आर्टिकल 21 में था। Though initially a directive principle, it was eventually realized as fundamental right through 86th Amendment 2002। जैसा कि हमने पढ़ा आर्टिकल 21A को अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स में डाला गया है, तो ये 86th अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। तो उस टाइम पे ये आर्टिकल 21A जो है वो इंक्लूड किया गया था, पहले ये आर्टिकल 45 के अंदर ही था। ये जो राइट मिला हुआ है हमें राइट टू एजुकेशन वाला, ये पहले आर्टिकल 45 में था, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ही आता था। उसके बाद दूसरे जो रिलेवेंट प्रोविजंस है जैसे आर्टिकल 41, 46, 47, ये एम्फेसाइज करते हैं ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रमोट एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो वीकर सेक्शंस के लोग हैं, उनको उनके अंदर मतलब क्या करना है, प्रमोट करना है उनके सामने एजुकेशन को, ठीक है, कि आप सबको भी उनको जागरूक करना है, अवेयर करना है पढ़ाई के लिए, और अपॉर्चुनिटीज देनी है एजुकेशन के लिए और वर्क के लिए। मतलब सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि सब लोग पढ़ सके, सब आगे बढ़ सके। पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना है, इनडायरेक्टली सपोर्ट एजुकेशनल डेवलपमेंट, और ये जितने भी आर्टिकल हैं 41, 46, 47 वो इनडायरेक्टली एजुकेशनल डेवलपमेंट को ही सपोर्ट करते हैं। उसके बाद क्या है, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जैसे कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एजुकेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, मतलब हमारे पास ना 3 तरीके की लिस्ट होती है। एक होता है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में डिफेंस आता है, जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही उस आधार पे कानून बना सकती है और जो भी डिसीजंस लेने होंगे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी यूनियन लिस्ट में। दूसरा आता है हमारा स्टेट लिस्ट, स्टेट में क्या होता है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फैसले ले सकती है। तीसरा होता है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में जिसमें यूनियन एंड स्टेट दोनों मिलके जब फैसले करते हैं किसी भी बैकग्राउंड के लिए, तो उसको हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। तो एजुकेशन जो है ना कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी कि एजुकेशन एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा प्रोविजन है जिसमें क्या करेंगे, स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी जिसकी, ठीक है, मीनिंग बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रोवाइडिंग रेगुलेटिंग एजुकेशन, यानी कि जो एजुकेशन है वो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना सिर्फ सेंट्रल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सिर्फ स्टेट की। ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है इसलिए दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये बताया गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं एट द एज ऑफ प्राइमरी क्लासेस, आपको जो बच्चों को इंस्ट्रक्शन देना है वो वहां की लोकल लैंग्वेज में देना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन educational institutions ensuring that linguistic and cultural rights of minorities are protected, यानी कि linguistic और cultural right जो है minorities के वो protect करता है कौन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन दिया है। अभी आपको पता है हमारे संविधान में 19 या फिर आई थिंक 22 ऑफिशियल लैंग्वेज चुने गए हैं, जिसके आधार पे बच्चे जो होते हैं वो किसी भी मीडियम में एग्जाम दे सकते हैं, गुजराती, कन्नड़, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में उनको इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं। और आपको पता है हर स्टेट में, जैसे हर स्टेट का अपना अपना लैंग्वेज है, तो हर स्टेट में उस लैंग्वेज से संबंधित जो शिक्षा है वो बच्चों को दी जाती है ना। तो अपने कल्चर और लैंग्वेज को बचाने के लिए माइनॉरिटीज प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, माइनॉरिटीज जो अपने कल्चर और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है। अब ये जो प्रोविजंस है कलेक्टिवली एम टू स्टैब्लिश, इन सबका एम्स एक ही है कि भाई कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाया जाए एजुकेशन इन इंडिया, ensuring that it is accessible, equitable and for good quality of all citizen। मतलब ये इंश्योर करते हैं कि मतलब ये विश्वास दिलाते हैं कि जो एजुकेशन है, और ये कोशिश ये करते हैं कि एजुकेशन जो है वो सबको बराबर मिले, एक्सेसिबल हो यानी कि आसान हो इसको पाना, और अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर सिटीजन को मिल सके, ठीक है, और जिससे कि वो सोशल जस्टिस और नेशनल डेवलपमेंट को समझ सके। नेशनल डेवलपमेंट यानी कि हमारा जो देश है वो आगे बढ़े, तो ये लोग भी हमारे देश को आगे बढ़ाने में, हमारे नेशनल डेवलपमेंट में योगदान दें। तो इसीलिए एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी है हम सबकी कि हर बच्चे की पढ़ाई को हर बच्चे का
की पढ़ाई को देखा जाए कि वो पढ़ रहा है अच्छे से, है ना, उसको उसकी एजुकेशन, उसका राइट जो है पूरी तरीके से मिल रहा है, राइट टू एजुकेशन फॉलो हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, है ना। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो है वो किस तरीके से, कौन से प्रोविजंस बने थे नेशनल एजुकेशन 1986 में, रिलेटेड टू कास्ट, क्लास, ट्राइब, रिलीजन एंड जेंडर। What provisions are made in National Education Policy 1986 related to caste, class, tribe, religion and gender? ठीक है, National Education Policy 1986 provisions related to caste, क्लास, ठीक है। अब इसमें मिल जाएगा आपको ट्राइब, जेंडर, जो भी है, ठीक है। तो ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी 1986 जो है वो कुछ इश्यूज को देखता है, जैसे कि उसमें क्या है, कौन कौन से नए कानून बनाए गए थे। देखिए वो ऐसे इश्यूज को देखता है जो क्लास, कास्ट, ट्राइब, रिलीजन और जेंडर से संबंधित है। और इसका प्रमोट क्या है, इसका एम क्या है, प्रमोटिंग इक्विटी एंड इंक्लूसिव इन एजुकेशन, इंक्लूसिविटी इन एजुकेशन, यानी कि इक्वल जो अधिकार है वो सबको मिले, ठीक है, एजुकेशन की इक्वल राइट्स जो है वो सबको मिले और इक्वालिटी को प्रमोट करता है, ठीक है, कि चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी ट्राइब का हो, और वो इजीली एजुकेशन को एक्सेस कर सके। तो देखिए यहाँ पे पहला जो है क्लास एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एनईपी के द्वारा। तो एनईपी जो है 1986 एम्फेसाइज करता है द नीड टू रिड्यूस डिस्पैरिटीज, यानी कि एजुकेशन में जो डिसिमिलैरिटी हो रही है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है हर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप को मिलना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, स्कॉलरशिप्स दिए हैं बच्चों को जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए, तो उनको स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं अगर वो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो। उसके बाद उनको रिजर्वेशंस दी जाती है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब में भी उनको रिजर्वेशंस मिलती है। स्पेशल प्रोग्राम्स चलाए गए हैं इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के लिए टू इंश्योर देयर एक्सेस टू एजुकेशन, की ये एजुकेशन को प्राप्त कर सके, ठीक है। उसके बाद आता है कास्ट। कास्ट में देखिए जैसे एससी एसटीज है ना, यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, तो इनके लिए, इनको पता है आपको कि हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड फेस किए गए, मतलब हिस्ट्री में इन्होंने काफी कष्ट सहे हैं, बहुत बर्दाश्त किया है इस कास्ट ग्रुप के लोगों ने, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। तो इनको क्वालिटी एजुकेशन मिले, तो इसके लिए सरकार ने क्या प्रोविजंस बनाए हैं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है। इनको स्पेशल स्कॉलरशिप्स मिलेगा, फ्री एजुकेशन है इनके लिए, ठीक है। अगर आप इग्नू वगैरह या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन से एडमिशन लेते हो, कई इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिसमें जो SC ST हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन है, ठीक है। अगर वो फॉर्म भी फिल करते हैं तो कई सारे फॉर्म्स उनके लिए फ्री है, कोई नहीं मिलता है उनको, हॉस्टल फैसिलिटीज इजीली मिल जाती हैं, रिजर्वेशन पॉलिसीज है उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ताकि उनकी एजुकेशनल इक्विटी को प्रमोट किया जा सके। इक्विटी का मतलब है यहाँ पे इक्वालिटी, SC ST और OBC के लिए, ठीक है। OBC को इतने बेनिफिट्स नहीं मिलते, SC ST को ज्यादा मिलते हैं, ठीक। उसके बाद बात आती है ट्राइब्स की। ट्राइब्स यानी कि वही आदिवासी, शेड्यूल ट्राइब्स। तो सिमिलर टू कास्ट एनईपी 1986 जो है वो एजुकेशनल नीड्स को पूरा करता है शेड्यूल ट्राइब्स के, और रिकमेंड करता है स्पेसिफिक मेजर्स जैसे कि स्कॉलरशिप, रेजिडेंशियल स्कूल यानी कि आश्रम स्कूल्स बनाए उनके लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो ट्राइबल एरियाज में लोकेट किए गए कि भाई जहाँ पे उनका घर है उसके आसपास में ही कई सारे स्कूल ओपन किए गए। इसका ये एम था, इंश्योर दैट ट्राइबल कम्युनिटीज हैव एक्सेस टू कल्चरली सेंसिटिव एजुकेशन दैट रिस्पेक्ट देयर ट्रेडिशन एंड रिलीजन। तो इसका मेन एम ये था कि ट्राइबल कम्युनिटीज को वो एजुकेशन मिल सके जिससे कि वो समझ सके अपने ट्रेडिशंस एंड लैंग्वेजेस को और उसके रिस्पेक्ट कर सके, ठीक है। कल्चरल एजुकेशन कह सकते हैं हम इसको। रिलीजन जैसे पॉलिसी एडवोकेट फॉर सेक्युलर एजुकेशन। अब ये जो पॉलिसी बनाई गई है ये सेक्युलर एजुकेशन के लिए बनाई गई है, यानी कि धर्म के आधार पे हमें बंटना नहीं है, हम सब एक हैं। और ये एम्फेसाइज करती है कि एजुकेशनल
इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो ये प्रमोट करता है अ करिकुलम दैट रिस्पेक्ट इंक्लूड्स डाइवर्स रिलीजियस पर्सपेक्टिव व्हाइल मेंटेनिंग अ सेक्युलर कैरेक्टर इन पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद बात आती है जेंडर की। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो है वो हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड वुमेन, यानी कि गर्ल्स एंड वुमेन के लिए भी एजुकेशन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकॉग्नाइज करता है हिस्टोरिकल बैरियर जो उन्होंने पास्ट में फेस की है कि भाई उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। सावित्री बाई फुले का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि जब वो पढ़ने के लिए निकलती थी तो उनके ऊपर लोग कचरा फेंक देते थे, मैला फेंक देते थे, कचरा फेंक देते थे बेसिकली, कि वो पढ़ने ना जा सके, उनके कपड़े गंदे हो जाए, है ना। तो कई सारी हमने चीजें उनके बारे में देखी है, पढ़ी है कि भाई उनको कितना ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा और वो इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर बनी और उन्होंने लड़कियों को पढ़ाना स्टार्ट किया था, है ना। इट एडवोकेट फॉर मेजर्स सच एज सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स, ठीक है, लड़कियों के लिए सेपरेट टॉयलेट्स बनाए गए, स्कॉलरशिप्स दी गई लड़कियों को, जेंडर सेंसिटिव करिकुलम स्टार्ट किए गए, इवन लड़कियों के लिए सेपरेट स्कूल्स भी बनाए गए, है ना, सेपरेट स्कूल प्रिपेयर किए गए कि भाई वो लड़कियों को अगर कोई किसी ऐसे अगर कोएड स्कूल में नहीं भेजना चाहता है तो सेपरेट स्कूल, सेपरेट कॉलेजेस बनाए गए लड़कियों के लिए, उनको रिजर्वेशंस दिए गए एंड इंसेंटिव फॉर फैमिलीज टू सेंड गर्ल्स टू स्कूल, और फैमिलीज को भी कुछ इंसेंटिव्स दिए गए कि भाई लड़कियों को स्कूल भेजा जाए एटलीस्ट, ठीक है। तो इस पॉलिसी का एम क्या था कि जेंडर पैरिटी जो है एजुकेशन में वो खत्म किया जाए, वुमेन एम्पावरमेंट हो एजुकेशन के थ्रू, और जेंडर में इक्वालिटी है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 laid the foundation of readdressing socio-economic disparities and promotive inclusive in education across various dimension of class। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो है ये बताता है कि उन्होंने कितना कुछ किया क्लास, कास्ट, ट्राइब, रिलीजन, जेंडर, इन सब के लिए कि इन सब की एजुकेशन को बराबर लाया जाए और एजुकेशन के मामले में अपने देश में इक्विटी लाई जाए, इक्वालिटी लाई जाए, ठीक है। अश्योर किया कि भाई इन सबको एजुकेशन मिले, ओके। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर, ठीक है, कि what do you mean by education on concurrent list? Yeah, discuss the concurrent status of education in Indian Constitution। concurrent status क्या था क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि concurrent लिस्ट में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आती हैं जिन पे स्टेट और यूनियन दोनों को काम करना होता है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए दोनों मिलकर डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ जो सेक्टर्स थे वो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में आता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आता है, और कुछ चीजें जो है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आती है। लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो दोनों के जिसके लिए दोनों के पास राइट्स है, दोनों इसके लिए डिसीजन ले सकते हैं। तो इंडिया में एजुकेशन कैटेगराइज्ड अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट में है, कहां पे है? 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है? बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव अथॉरिटी टू लेजिस्लेट एंड मेक पॉलिसीज ऑन मैटर रिलेटेड टू एजुकेशन। दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास अथॉरिटी है कि वो पॉलिसीज बना सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसमें इंक्लूड किया जाता है सब्जेक्ट ऑन विच बोथ यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट कॉन्करेंटली, कि भाई दोनों मिलके काम कर सके, उसके लिए दोनों मिलके प्रोविजंस बना सके, कानून बना सके, पॉलिसीज बना सके, ठीक है, कुछ कंडीशंस के साथ। तो कुछ की एस्पेक्ट्स देखिए कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन के, जैसे लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, दोनों जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है वो कानून बना सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। इससे क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, एडेप्टेशन आएगी, कि भाई अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी तो लोकल नीड्स का पता कैसे चलेगा, है ना। और ब्रॉड नेशनल फ्रेमवर्क अगर करना है तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ेगा, मिलके काम होगा तभी ज्यादा अच्छे से एजुकेशन जो है वो हमारी कंट्री में डेवलप हो पाएगा। उसके बाद है यूनिफॉर्मिटी एंड डाइवर्सिटी। यूनिफॉर्मिटी देखिए, नेशनल पॉलिसी
there are national policies framework. States have the flexibility to adapt these national policies based on local condition. State जो है ना वो अडेप्ट कर सकती है, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि अडेप्ट कर सकती है इन पॉलिसीज को, कि भाई लोकल कंडीशंस किस तरीके से, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से है। हर स्टेट का अपना अपना है ना, हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है, अलग अलग कल्चर है वहां का। तो स्टेट गवर्नमेंट को इसलिए राइट मिले हुए हैं कि वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी एजुकेशनल नीड्स को पूरा कर सके। तो दिस हेल्प इन एकोमोडेटिंग रीजनल डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। अगर अगर हम सिर्फ कल्चर को देखेंगे तो अगर स्टूडेंट को नेशनल लेवल पे कोई एग्जाम देना होगा तो वो कैसे सरवाइव करेगा। तो इस तरीके से एजुकेशन को डिजाइन किया गया है कि पूरी कंट्री में जो पढ़ाया जाते हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और उसके जो टॉपिक्स हैं वो सिमिलर हैं, लेकिन लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस है सभी क्लास में। अब जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग दिल्ली में है या फिर इधर के स्टेट्स में है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश पढ़ते हैं एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट। लेकिन आप गुजरात में जाएंगे तो गुजराती एंड इंग्लिश पढ़ सकते हैं या फिर गुजराती हिंदी पढ़ सकते हैं, है ना। यहाँ पे हमारी हिंदी इंग्लिश संस्कृत है। आप कर्नाटक में जाएंगे तो वहां पे आपका सब्जेक्ट होगा कन्नड़। तो वहां पे लिंग्विस्टिक डिविजन जो है ना पूरे इंडिया में, उनको उनको ध्यान में रखा गया है, स्टेट गवर्नमेंट की वो जिम्मेदारी है। और बाकी जो एजुकेशन को प्रिपेयर किया गया है, मतलब कौन से टॉपिक्स होने चाहिए, कौन सी बुक्स होनी चाहिए, वो सारा जो वो पूरे कंट्री में सिमिलर है, ठीक है। किस क्लास में कौन से चैप्टर पढ़ाए जाने चाहिए वो पूरे क्लास पूरे इंडिया में सिमिलर है, उसका जो डिजाइन किया गया वो सिमिलर है। तो इस तरीके से दोनों मिलके काम करते हैं तो क्या होता है, रीजनल डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस जो होते हैं वो इजीली कवर अप हो पाते हैं, एकोमोडेट हो पाते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन एंड कॉर्पोरेशन, तो दोनों को कोऑर्डिनेशन बना के काम करना पड़ेगा और कॉर्पोरेट करना पड़ेगा एक दूसरे को, है ना, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए, एजुकेशनल पॉलिसीज के लिए और प्रोग्राम्स के लिए, कि मतलब इफेक्टिव तरीके से पॉलिसीज और प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट हो सके। दिस ऑफन इन्वॉल्व कोलैबोरेटिव एफर्ट्स इन फंडिंग, रिसोर्स एलोकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग। एग्जाम्पल ऑफ कॉन्करेंट सब्जेक्ट इन एजुकेशन, कॉन्करेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं एजुकेशन में, जैसे देखिए द डिजाइन एंड कंटेंट ऑफ स्कूल एंड हायर एजुकेशन करिकुला आर डिटरमाइंड बाय सेंट्रल बोर्ड्स, ठीक है। तो यानी कि देखिए जैसे मैंने आपको बोला ना कि हायर एजुकेशन करिकुलम के लिए जो डिजाइन किया गया है कंटेंट वो किसने किया है, सेंट्रल बोर्ड ने किया है। सेंट्रल बोर्ड जैसे सीबीएसई, और बुक्स हमारी लगी है एनसीईआरटी, ठीक है, और स्टेट बोर्ड भी मिलके करती है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ ये प्रोवाइड करता है ब्रॉड फ्रेमवर्क, व्हाइल स्टेट कैन अडेप्ट इट टू सूट लोकल नीड्स, और स्टेट भी अडेप्ट करता है इसको, ठीक है, लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद टीचर ट्रेनिंग, जो पॉलिसीज और प्रोग्राम जो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड बनाए गए हैं ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, फॉर्मुलेट बोथ द सेंट्रल स्टेट लेवल, सेंट्रल स्टेट लेवल दोनों पे होता है। आप देखते हैं कि एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग और एससीईआरटी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को ये दोनों मिलके करते हैं। आप नेशनल लेवल पे सीटेट देते हैं, आप अभी अब जो एग्जाम देंगे तो सीटेट का एग्जाम देंगे, है ना। तो वो सीटेट क्या है, सेंट्रल एग्जाम है, और एसटेट भी देते हैं, आप एसटेट देते हैं, स्टेट टीचर ट्रेनिंग एग्जाम, ठीक है। तो उसके बाद वो स्टेट लेवल पे होता है। तो सीटेट एसटेट क्या होता है, दोनों टीचर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जाम, है ना। तो एग्जामिनेशंस कैसे होते हैं, जैसे कि नेशनल लेवल एग्जाम होता है जैसे एनटीटी, एनईडब्ल्यूटी, नीट, जेईई, ये कंडक्ट किए जाते हैं सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा। जो ऐसे अभी मैंने आपको सीटेट का एग्जांपल दिया, तो सीटेट क्या है, सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, क्योंकि आप बीएड कर रहे हो तो आप आगे सीटेट दोगे। उसके बाद आप देखते हो स्टेट बोर्ड जो है वो कंडक्ट कराता है अपना एग्जाम स्कूल एजुकेशन के लिए, उसको हम कह सकते हैं एसटेट, ठीक है, स्टेट टीचिंग एग्जाम होता है ये। चैलेंजेस एंड बेनिफिट्स, क्या चैलेंजेस और क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके, देखिए कॉन्करेंट स्टेट ऑफ एजुकेशन जो है अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेशन बट कैन ऑल्सो लीड टू डिस्पैरिटीज इन इक्वालिटी एंड एक्सेस बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। तो मतलब क्वालिटी जो है उसमें डिफरेंस हो सकता है अलग अलग स्टेट के जो वो एजुकेशन देते हैं,
वो फ्लेक्सिबल है, एडेप्टेबल है, लेकिन उसकी क्वालिटीज में डिफरेंस आ सकता है। एफर्ट्स आर कंटिन्यूअसली मेड टू इंश्योर कंसिस्टेंसी इन स्टैंडर्ड वाइल रिस्पेक्टिंग लोकल ऑटोनॉमी। अब ओवरऑल हम देखें, कॉन्करेंट स्टेटस जो है एजुकेशन का इंडिया में, वो रिफ्लेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को और बैलेंस करता है नेशनल यूनिटी को, ठीक है, और रीजनल डाइवर्सिटी को भी, ठीक है, टू प्रोवाइड इक्विटेबल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री, जिससे कि पूरी कंट्री में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको इक्वल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। जैसे कि अगर आप देखें तो पूरी कंट्री में हमारा जो सीबीएसई बोर्ड है वो तो है ही, साथ में हर